नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट 3 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो फर्स्ट पेपर चलता है उसमें यूनिट सेकंड में जो हमारे पहला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक दिया हुआ है मैकियावेली, उस पर अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के जीवन परिचय को हम देख चुके हैं। आज का जो अपना लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। अपने युग का शिशु कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है, इटली का चाणक्य कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे जो तर्क हैं वो हम देखेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे एक बड़े प्रश्न के रूप में तैयार करें और इस लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मैकियावेली पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इटली का बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हुआ है। हमने आपको बताया, जिन्हें इटली का चाणक्य भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली, 1469 में इटली के फ्लोरेंस में जन्म हुआ था। बुक्स में बता चुकी हूँ आपको पहले के लेक्चर में। सबसे महत्वपूर्ण जो कृति थी इनकी प्रिंस, जो 1513 में इन्होंने लिखी थी। इनके ज़्यादातर राजनीतिक जो विचार हैं वो प्रिंस में ही मिलते हैं। अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण ही 23 बार ये फ्लोरेंस की ओर से विदेशों में राजदूत नियुक्त हुए थे और बहुत कम आयु में 1527 में 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। देखिए, प्रत्येक जो राजनीतिक विचारक होता है या दार्शनिक होता है, उसके जीवन पर उसके देश काल और परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ है, जिन परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ है, उन परिस्थितियों का उसके विचारों पर, उसके चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। ऐसे ही मैकियावेली पर भी तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक वातावरण था उसका बहुत अधिक प्रभाव था, अन्य की तुलना में ज़्यादा था। यानी मैकियावेली जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक व्यवस्था थी उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसका जो संपूर्ण जो चिंतन है उसी से प्रभावित होकर लिखा गया है। इसीलिए डनिंग का महत्वपूर्ण कथन है। डनिंग ने कहा है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का क्या था, शिशु था। डनिंग, ये मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा है? डनिंग ने कहा है। मैकियावेली का जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था, इस कारण उसे पुनर्जागरण के प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, बहुत कम ही विचारक हैं जो अपने युग से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं। मैकियावेली ने अपना संपूर्ण जो लेखन कार्य है वो समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया। उसने अपने युग की परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा और उसकी जो रचनाएं हैं उनमें तत्कालीन जो समस्याएं थी, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उनका समाधान प्रस्तुत किया गया। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाया, जिनके आधार पर डनिंग ने उन्हें अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि कहा? देखते हैं कौन कौन से तर्क हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर कहा जाता है। पहला है पुनर्जागरण। देखिए, मैकियावेली जब पैदा हुआ था उस समय पुनर्जागरण का युग था और आरंभ, ज्ञान का जो आरंभ है उसकी शुरुआत इटली में, उस समय इसके जन्म के समय इटली में ज्ञान और बुद्धि का पुनरुदय हो रहा था। मनुष्य और विश्व के प्रति नवीन दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। नवीन दृष्टिकोण कैसे? देखिए, मैकियावेली से पहले हमने एक्विनास पढ़ा था और हमने देखा था कि एक्विनास पर ईसाईयत का बहुत अधिक प्रभाव था। तो मैकियावेली से पहले का जो युग था मध्यकालीन, उसमें धर्म और चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था। यानी राज्य के ऊपर चर्च का और पोप का नियंत्रण था। पारलौकिक जो सुख होता था उसे सर्वोच्च सुख की संज्ञा दी जाती थी। चर्च को सर्वोच्च माना जाता था।
राज्य के जो निर्णय होते थे उनमें चर्च के जो निर्णय होते थे वो सर्वोपरि होते थे। तो मैकियावेली जब पैदा हुआ उस समय धीरे धीरे मध्यकालीन जो ये धर्म और चर्च का प्रभाव था वो समाप्त हो रहा था। एक नवीन चेतना, एक नवीन दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में। तो नवीन जो चेतना, स्वतंत्रता तथा मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न हो रही थी। धर्म और आस्था के स्थान पर किसने इस महत्वपूर्ण स्थान ले लिया? बुद्धि, विवेक तथा तर्क ने। जहाँ पहले धर्म और आस्था सर्वोच्च होती थी, आजकल उस समय में मैकियावेली के समय में क्या होने लगा? बुद्धि, विवेक और तर्क महत्वपूर्ण होने लगा। लोग बुद्धि से, विवेक से सोचने लगे। स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न होने लगी। फ्लोरेंस जो था वो इस नई संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली अपने चिंतन में धर्म तथा नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बल तथा राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय ऐसा दौर चल रहा था। उसके समय में पड़ोस में राष्ट्रवादी राज्यों का उदय हो रहा था। राजनीति में धर्म और नैतिकता या आस्था की बजाय किसका महत्वपूर्ण स्थान हो रहा था? स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य थे उनके प्रति आस्था बढ़ रही थी। विवेक, ज्ञान, तर्क, इन मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो उस समय जो मनुष्य होता था, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता है। मैकियावेली का महत्वपूर्ण कथन था कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता है। ऐसा दौर था। तो इन परिस्थितियों का मैकियावेली के चिंतन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मैकियावेली भी धर्म और नैतिकता से परे हटकर विवेक और बुद्धि और तर्क के आधार पर उसने सोचना शुरू किया और यही कारण है कि उसके आगे की जो हम प्रिंस देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि राज्य का या राजनीति का धर्म और नैतिकता से उसने पृथक्करण किया है। अगला जो पॉइंट है, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं सदी के अंत तक चर्च और राजसत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी वो बढ़ने लगी थी। यूरोपीय जो राज्य थे उनमें शक्ति जो थी वो अब राज्यों यानी राजतंत्र यानी राजाओं के हाथ में थी। मैकियावेली ने भी जब पड़ोस में इस तरह के राष्ट्रीय राज्य उदय हो रहे थे, चर्च और पोप की सत्ता का अंत हो रहा था, शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हो रहा था, तो इससे मैकियावेली भी काफ़ी प्रभावित हो और मैकियावेली ने भी अपनी प्रिंस में है ऐसे ही एक शक्तिशाली शासन की कल्पना की है जिससे इटली जो बिखरा पड़ा हुआ था उस समय, अस्त व्यस्त था, उस इटली को एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में स्थापित करने की मैकियावेली ने कल्पना की अपनी प्रिंस में। और जहाँ शक्ति का केंद्रीकरण राजा में हो, इटली की एकता, सबल राजतंत्र हो, इस चीज़ पर मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लेवी जो है उसमें बल दिया है। क्यों दिया ये आप समझ गए होंगे। ये विचार क्यों? क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसका उसके चिंतन पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि उस समय जहाँ इटली बिखरा हुआ था छोटे छोटे राज्यों में और आपस में वो लड़ाई कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उसके चारों ओर शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था जो इटली के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने कल्पना की कि इटली भी एक ऐसा ही शक्तिशाली राजतंत्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनाया जाए इटली को। तो ये था। अगला जो है जो उसके चिंतन पर प्रभाव डाला वो है राष्ट्रीयता की भावना। उस समय कई राज्यों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई थी और इस समय इटली जो था वो 5 राज्यों में बटा हुआ था: नेपल्स, रोमन, मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस। इटली उस समय इन 5 राज्यों में बटा हुआ था, जबकि इसके जो पड़ोसी राज्य थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हो चुका था। वो पूर्णतः एक शक्तिशाली राजतंत्र के अधीन आ चुके थे। ये राज्य भी आपस में इटली चूँकि 5 राज्यों में बटा हुआ था, तो ये जो 5 राज्य थे उसके
वो आपस में संघर्ष थे, लड़ते रहते थे, दुर्बल थे। मैकियावेली ने कल्पना की, जब चारों तरफ ऐसा देखा तो उसने कल्पना की कि यदि इटली में एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार स्थापित नहीं हुई तो फ्रांस अथवा स्पेन उसे हड़प लेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है, उसने प्रिंस में और आर्ट ऑफ वॉर में एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का उसने प्रयास किया, उसने कल्पना की। और इसके लिए उसने साधन भी बताए कि किस तरीके से एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा सकती है इटली में। तो उसने उस समय इटली का राष्ट्र एकीकरण करने का प्रयास किया। ये देखिए, ये जो मैकियावेली के जो चिंतन निकल के आ रहे हैं कि प्रिंस में उसने लिखा कि भाई एक इटली को भी एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए, एक शक्तिशाली सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि वो शक्तिशाली बन सके और वो पड़ोसी जो राज्यों से हड़प ना सके। शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना होनी चाहिए, पुनर्जागरण का धर्म और नैतिकता से उसने जो पृथक्करण की बात की। तो उसके ये जो सारे विचार हैं, आप खुद देख ली कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, पुनर्जागरण का युग चल रहा था, उसका प्रभाव पड़ा। उस समय शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी, आसपास में सभी शक्तिशाली राज्य स्थापित हो चुके थे, सब में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इटली टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था 5 राज्यों में, और वो भी आपस में लड़ते रहते थे। तो उसने इटली के लिए भी राष्ट्रीयता की भावना की। तो तत्कालीन परिस्थितियों, उसका जो चिंतन है संपूर्ण, वो तत्कालीन परिस्थितियों की उपज है। उसके चिंतन पर तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। अगला चौथा जो कारण है, धर्म और नैतिकता। देखिए, मैकियावेली का जो समय था उसमें पोप के जो कुकर्म थे, यानी पोप की जो गलत गतिविधियां थी, उनकी जो थी वो जनता के सामने आ चुकी थी। और साधारण जो व्यक्ति था वो भी नैतिक दृष्टि से पतित हो गया था। राजाओं ने भी ये जो नैतिक आदर्श थे इनको तिलांजलि दे दी थी, यानी चर्च का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। पोप वगैरह के जो उनका गलत आचरण था वो जनता के सामने आ चुका था। तो ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक दूरदर्शा का मैकियावेली के ऐसी जो ये सामाजिक दूरदर्शा की जो स्थिति थी उसका मैकियावेली के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इटली के एकीकरण तथा शक्तिशाली बनाने के लिए उसने एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और राजा को सलाह दी कि वो एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए, एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना के लिए प्रेम के अपेक्षा शक्ति के आधार पर शासन करें और अपने राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता की वो क्या करे, अवहेलना करे। देखिए, आप मैकियावेली से पहले एक्विनास को हम पढ़ते हैं तो वह धर्म और नैतिकता का बहुत अधिक प्रभाव है। वहाँ चर्च और पोप को सर्वोच्चता दी गई है, और मैकियावेली के युग में चर्च और पोप के जो दुर्बल आचरण थे वो सब जनता के सामने आ रहे थे। राजतंत्र जो थे उन्होंने भी इनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। तो मैकियावेली ने भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा, और मैकियावेली ने भी इटली के जो राजा थे उसको सलाह दी, उसका जो प्रिंस था उसको सलाह दी उसने कि एक ऐसा शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित करे इटली में जो निरंकुश राजतंत्र हो और वो प्रेम दया इनकी अपेक्षा शक्ति के आधार पर शासन करे। शक्ति को महत्वपूर्ण माना है, शक्ति के आधार पर शासन करे और अपने राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता जो है इन चीज़ों की क्या कर दे, वो पूर्णतः अवहेलना कर दे। मैकियावेली अपने समय तथा समाज की जो दशा थी उस समय उससे बहुत अधिक प्रभावित था। इन दशाओं से उसके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उसने व्यवहारिक रूप में घोषित किया कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, उसमें न तो ईश्वरीय गुण है न ही नैतिकता है, और उसे एक खुखार प्रवृत्ति का एक स्वार्थी जीव मानता है। मनुष्य उसका हम जो संपूर्ण चिंतन देखेंगे आगे के जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हम देखिए मैकियावेली पे काफ़ी कुछ बड़े सवाल बनते हैं। उसका मानव स्वभाव संबंधी विचार, उसका शासन कला संबंधी विचार, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है,
तो ये जो उसके आगे के जो हम उसके लेक्चर देखेंगे तो हम सभी में देखेंगे कि उसका व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है हमें, आदर्शवादी नहीं। धर्म और नैतिकता को उसने पूर्णतः तिलांजलि दे रखी है। उसने एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। उसका जो मेन मकसद था द प्रिंस का मतलब है एक ऐसा शक्तिशाली राज्य बनाना, एक ऐसा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना जो शक्ति के आधार पर संचालित हो और जिसके माध्यम से इटली को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए उसने प्रिंस में बहुत सारे आर्ट्स बताइए, कलाएं बताइए कि क्या क्या तरीके अपनाकर एक राजा शक्तिशाली राज्य बना सकता है और अपने राज्य को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। उसका जो मानव स्वभाव संबंधी आप दृष्टिकोण देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उस पर भी उसकी जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनका प्रभाव था। मनुष्य के उसने एक स्वार्थी खुखार प्रवृत्ति वाला इंसान माना है जो धर्म और नैतिकता से पूर्णतः मुक्त है, यानी उनमें धर्म और नैतिकता के कोई गुण नहीं है, ईश्वरीय कोई गुण नहीं है। वो पूर्णतः किससे संचालित होता है? स्वार्थ से संचालित होता है। तो ये जो उसका जो दृष्टिकोण है मानव स्वभाव के प्रति, ये भी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस समय का जो सामाजिक दूरदशा थी उसके आधार पर ही उसका दृष्टिकोण विकसित हुआ। क्योंकि उस समय उसने देखा था कि किस प्रकार जो है पोप और सामान्य जनता जो है वो किस प्रकार की गैर नैतिक जो गतिविधियां हैं, अनैतिक जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्न हो रहे हैं और लोगों का जो मेन मकसद है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करना है। पोप जो है वो भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता को धर्म के नाम पर बहका रहे हैं, चर्च के नाम पर। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनका प्रभाव ही था कि मैकियावेली ने मनुष्य को एक स्वार्थी जीव के रूप में, जो धर्म नैतिकता से पूर्णतः मुक्त है, ऐसे जीव के रूप में चित्रित किया, एक ऐसे मानव के रूप में चित्रित किया। तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे, उपयुक्त जो विश्लेषण है हमारा, पॉइंट्स देखे, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सच में वह जो फ्लोरेंस वासी था प्रतिभा संपन्न, वो अपने युग का शिशु था। यानी जो डनिंग का जो कथन है कि प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था, वो सही है। सही कैसे है वो हमने इन तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। एक W.T. जोन्स भी हुए हैं राजनीतिक चारक, उनका भी एक महत्वपूर्ण कथन है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। मैकियावेली व्यवहारिक राजनीति और कूटनीति कला का महारथी था। यानी व्यवहारिक राजनीति और यथार्थवादी राजनीति का एक महारथी था उस समय, और यही कारण है कि उसे इटली के चाणक्य की संज्ञा भी दी जाती है। देखिए हमने चाणक्य कौटिल्य पढ़ा है BA फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि उसका चाणक्य का जो दृष्टिकोण था बिल्कुल व्यवहारवादी दृष्टिकोण था और उसका भी जो मकसद था वो यही था, मगध साम्राज्य जो था उसको एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करना और मौर्य साम्राज्य की जो उसका अधिक से अधिक विस्तार करना, ये उसका महत्वपूर्ण मकसद था। और उसी को लेकर उसने अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी, उसी को लेकर उसने उसमें राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए उसने तर्क भी दिए हैं कि किस प्रकार एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वही काम, वही यथार्थवादी विचार, वही व्यावहारिक राजनीति के विचार मैकियावेली ने अपने युग में अपनी पुस्तक प्रिंस में प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए मैकियावेली की जो तुलना है वो कौटिल्य से की जाती है। और इसके ऊपर बड़ा प्रश्न भी आता है। हमारा जो अगला जो लेक्चर, मतलब इससे आगे की जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम कौटिल्य और मैकियावेली की समानताएं और असमानताएं, या मैकियावेली को अपने युग का चाणक्य क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो हमारा जो ये मैकियावेली है इसके ऊपर प्रश्न 4-5 प्रश्न बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर बड़े सवाल आने की बहुत अधिक संभावना है। अपने युग का शिशु, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, मैकियावेली और कौटिल्य की तुलना, और धर्म और नैतिकता का जो मैकियावेली ने राजनीति से पृथक्करण किया है वो, और मैकियावेली के जो शासन संबंधी, शासन कला संबंधी जो उसके विचार हैं उनको, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को तैयार करें परीक्षा के लिए, और ये सारे ही बड़े प्रश्न बनते हैं, इन पे छोटा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप इस पर
ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें और इसको अच्छे से तैयार करें परीक्षा के लिए। ये जो लेक्चर्स हैं इनके माध्यम से आप इनको लेकर के और साथ में पुस्तक लेकर के आप इनकी अध्ययन करें ताकि इसको समझने में आपको बहुत अधिक आसानी हो। धन्यवाद।